फिनोमिना थे जो सपोर्ट करते थे, यहाँ से करवाया था आपको मैंने या कहाँ से करवाया था, मुझे ये बताओ पहले। कुछ याद आ रहा है मैंने कहाँ से करवाया था लास्ट क्लास में? क्वांटम स्टार्ट किया था तुम्हारे पास, एक सेकंड को। क्वांटम की बात करता हूँ मैं, क्वांटम में मैंने आपको करवाया था। हम्म, यहाँ तक करवा दिया था, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट। ये लिखवाया हुआ है। तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट से करवा दिया था, फॉर्मूला बता देते, E इज इक्वल टू एच एफ और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ड्यूल नेचर ऑफ लाइट के बाद जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर स्टार्ट होता है, उसको बोलते थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते थे आपके पास? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज स्टार्ट करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से, कहाँ से स्टार्ट करोगे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐड कर लेते पेज को। फोटो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करना चाहते हो, तो फोटो का मतलब होता है फोटोन, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जिसमें आप किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर फोटोन को स्ट्राइक करते हैं, और फोटोन के स्ट्राइक करने से वो मेटल प्लेट्स अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करती है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। The photoelectric effect is that phenomena in which we are striking UV rays, electromagnetic rays, a EM radiation on the surface of metal plate, and that metal plate emits electron. This phenomena is called photoelectric effect. ये phenomena क्या कहलाता है आपके पास? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। अगर मैं फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन कोट करना चाहता हूँ, तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन ही बनती है, a phenomena in which a phenomena in which you EM radiation strikes on the surface of metal plate, and that metal plate emits electron. This phenomenon is called photoelectric effect. ये phenomenon क्या कहलाता है आपके पास? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का phenomenon कहलाता था। तो लिखो डेफिनेशन सबसे पहले फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की, उसके बाद इसकी बनेगी डायग्राम पे। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो चीज मैं कॉपी करूंगा उठा के इधर से, एक मिनट रुको बता रहा हूँ इसकी। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, नहीं कौन सा खत्म। ये आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आपके पास ये जो आपको सर्किल नजर आ रहा है, इस सर्किल को बोलते थे सोलर सेल। सोलर सेल कहलाता है ये। इसमें एक साइड कॉनकेव होगी, देखिए जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है फोटो सेल। फोटो सेल, ये सोलर सेल। फोटो सेल के अंदर मैंने एक सर्किल दिखा रहा हूँ, एक सर्किल के अंदर एक कॉनकेव लेयर है और एक आपके पास डॉट है। जब आपके पास सनलाइट आके इससे स्ट्राइक करेगी, यानी कि ये रेडिएशन आके स्ट्राइक करेगी कॉनकेव सरफेस से, तो आपके पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट्स होंगे, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो ऐड हो रहे होंगे एक सिंगल पॉइंट के ऊपर। उस पॉइंट को मैं कहता हूँ एनोड। किसका नाम दे रहा हूँ मैं आपके पास? एनोड का नाम दे रहा हूँ। तो दैट इज कॉल्ड एनोड। ये देखें आपके पास ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जा रहे होंगे? टुवर्ड्स एनोड। अब आपने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और इस प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? ताकि जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो माइनस माइनस को रिपेल करेगा और माइनस प्लस को क्या करेगा? अट्रैक्ट। तो आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और आपके पास गैल्वानोमीटर के ऊपर डिफ्लेक्शन आने लगेगी। ये देखें, जैसे यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये एक आपके पास कॉनकेव प्लेट है
जिसको मैं कह रहा हूँ फोटो सेल। इसके ऊपर आपने स्ट्राइक की लाइट। अब वो रेडिएशन कोई सी भी हो सकती है। वॉइस बहुत स्लो आ रही है मेरी। अच्छा। अब बताइए कुर्बान सब, आवाज सही हुई? हम्म। आपको साफ हुई? हाँ, आ रही है, पहले भी आ रही थी, अभी भी सही आ रही है। अब अब बिल्कुल ही खराब हो गई। आपको साफ हुई है? ठीक है, तो याद रखिए, इसको मैं कहता हूँ फोटो सेल। फोटो सेल किस चीज़ का नाम है? एक कॉनकेव लेयर होगी, एक कॉनकेव सरफेस और एक पॉइंट होगा। तो एक्चुअली होता है क्या, जब आपके पास यूवी रेडिएशन इससे आके स्ट्राइक करती है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन आपके पास एनोड के ऊपर आपके पास क्या हो जाते हैं, एड अप हो रहे होंगे, तो आपका सर्किट कंप्लीट हो रहा होगा। तो गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। ये देखें, ये आपके पास है गैल्वानोमीटर, दैट इज कॉल्ड गैल्वानोमीटर। ये आपने आपके पास यूवी रेडिएशन साइन की। जब आपके पास यूवी रेडिएशन आके लाइट कोई भी सरफेस आके इस पर स्ट्राइक करती है जो कॉनकेव सरफेस होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो होंगे इसके ऊपर जाके ऐड हो रहे होंगे, इसको बोलते थे एनोड। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ तक पहुँचेंगे तो आपका पाथ सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो गैल्वानोमीटर क्या दे रहा होगा, डिफ्लेक्शन दे रहा होगा। गैल्वानोमीटर आपके पास डिफ्लेक्शन देने लगता है। क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके पास इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नज़र तो आते नहीं है। तो जब तक आप लाइट शाइन करते रहोगे आपके पास डिफ्लेक्शन आती रहेगी। जैसे लाइट स्टॉप करोगे डिफ्लेक्शन विल स्टॉप। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहे होंगे। तो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डायग्राम है। इसी की दूसरी डायग्राम ये रही। आपने यहाँ पे लाइट शाइन की, इनकमिंग रेड लाइट, ये देखें आपके पास ये लाइट शाइन हो रही है। जब लाइट शाइन हो रही है और प्लेट के ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी, किसके ऊपर जाके स्ट्राइक करेगी, प्लेट के ऊपर। तो जैसे ही प्लेट के ऊपर जाके स्ट्राइक करती है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और ये अगली प्लेट है, अगर आपने इस प्लेट तक ये रीच कर जाते हैं, अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए इस प्लेट तक रीच कर जाएंगे, तो एमीटर या गैल्वानोमीटर डिफ्लेक्शन दे रहा होगा। तो जब तक आपके पास इलेक्ट्रॉन इस शेप, इलेक्ट्रॉन आपके पास एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक नहीं पहुंचेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा। तो गैल्वानोमीटर पर डिफ्लेक्शन सिर्फ जब आएगी जब यहाँ से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट तक पहुंचेगा। अगर वो बी से अपना रास्ता चेंज कर लेगा तो नो डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन होने के लिए इलेक्ट्रॉन का एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक रीच करना लाजमी है। ये बेसिक फिनोमिना था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन कोट करना चाहूँ तो डेफिनेशन क्या बनेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, वो देके लिखवा देता हूँ मैं। व्हेन ईएम रेडिएशन, ईएम का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट, सो दैट मेटल प्लेट emits electron, this is called photoelectric effect. This is the definition of photoelectric effect. When electromagnetic radiation strikes on the surface of metal plate, so that metal plate emits electron, and this phenomena is called photoelectric effect. ये डेफिनेशन होती है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की। अब आपके पास, अगर आपने फोटोन जो शाइन किया था, फोटोन इज द ईएम रेडिएशन। अगर मैं फोटोन की बात करूं, फोटोन आपने शाइन किया था 200 मेगा जूल्स का, या 200 जूल्स लगा लेते हैं।
आपने जो फोटोन स्ट्राइक करवाया वो कितने का स्ट्राइक करवाया आपके पास? एनर्जी ऑफ फोटोन इज 200 जूल्स। अगर आपके पास मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती थी उसको हम केमिस्ट्री में बोलते थे आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी। याद है कुछ किसी को? आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता था द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। इसको फिजिक्स में बोलते हैं वर्क फंक्शन। क्या कहते हैं इसको फिजिक्स में? वर्क फंक्शन कहते हैं। जो केमिस्ट्री में नाम था वो था आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी, फिजिक्स में इसका नाम है वर्क फंक्शन और डिनोट करते थे फाई से, और इसके साथ लिखते हैं एम। फाई एम का मतलब है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। दुनिया में जितनी भी मेटल्स हैं हर एक के वर्क फंक्शन अलग अलग है, हर एक के आयनाइजेशन पोटेंशियल अलग अलग है। कुछ अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देती हैं, कुछ अपने इलेक्ट्रॉन देर से देती हैं। जो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देंगी उसका वर्क फंक्शन होगा लो। जो अपना इलेक्ट्रॉन देर से देंगी, हाई एनर्जी पे देंगी, उसका वर्क फंक्शन होगा हाई। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल हर मेटल का अलग अलग होगा। कॉपर का वर्क फंक्शन अलग होगा, आयरन का अलग होगा, सिल्वर का अलग होगा, गोल्ड का अलग होगा। तो याद रखें वर्क फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट। इतनी तो केमिस्ट्री में आपने पढ़ ही लिया होगा। इसको बोलते थे आयनाइजेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी और वर्क फंक्शन एक ही चीज़ के दो नाम है, सिर्फ सब्जेक्ट चेंज है। एक फिजिक्स में पढ़ेंगे आप इसको वर्क फंक्शन के नाम से, केमिस्ट्री में पढ़ते थे इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी के नाम से। The minimum energy is required to remove one electron from the surface of metal plate is called work function। तो आपके पास अगर मैंने फोटोन की एनर्जी थी 200 जूल्स, मेटल का वर्क फंक्शन था आपके पास 150 जूल्स। कितने जूल्स था? 150। यानी कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको 150 जूल्स चाहिए थी। आपने फोटोन शाइन किया, ईपी का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन, वो थी 200। इसका मतलब बनेगा 200 में से 150 तो मेटल ने रख ली, बाकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बाकी कन्वर्ट हो जाएगी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी भी तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दैट इज द इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ईपी का मतलब होता है एनर्जी ऑफ फोटोन। क्या मतलब होता है ईपी का? एनर्जी ऑफ फोटोन। फाई एम का मतलब होता है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। फाई एम, एम का मतलब मेटल, फाई का मतलब वर्क फंक्शन, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपकी जो टोटल एनर्जी है वो दो कामों में कंज्यूम हो रही होती है। नंबर वन, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, और नंबर टू, जब इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये जो डायग्राम है उसमें भी यही दिखा रहा हूँ मैं। जब फोटोन आके स्ट्राइक हो रहा था तो आपके पास कुछ एनर्जी तो मेटल ने अपने अंदर रख ली और उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इलेक्ट्रॉन जब सरफेस पे आ जाएगा तो सरफेस से ट्रैवल करने के लिए उसको एनोड तक काइनेटिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो आपके पास एक ऐसी मेटल जिसका वर्क फंक्शन लो होगा, उससे जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर मैं आपके पास एक मेटल चूज करता, अब जैसे ये एग्जांपल दिए मैंने, इस मेटल के अंदर इस एग्जांपल में आपके पास एनर्जी ऑफ फोटोन थी 200, मेटल का वर्क फंक्शन था 150। इसका मतलब बनेगा जो 50 एनर्जी बचेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अगर आपकी मेटल ऐसी होती जिसका वर्क फंक्शन होता 120, कितना होता? 120। तो आप मुझे बताओ रिदा साहिबा, काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी? अब फोटोन यही था, आपने मेटल चेंज कर दी, आपने मेटल एक ऐसी चूज कर ली जिसका वर्क फंक्शन था 120। अब मुझे बताएं अगर एनर्जी ऑफ फोटोन होती 200 और मेटल का वर्क फंक्शन हो जाता 120, तो अब जो काइनेटिक एनर्जी बचेगी इलेक्ट्रॉन की कितनी बचेगी? जी अरीबा साहिबा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? सबा, सवाल समझ में आया? पहले ये बताएं मुझे, मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ आपसे। कुर्बान, व्हाट इज द आंसर?
अगर एक वर्क फंक्शन एक मेटल का 120 जूल्स था और फोटोन की एनर्जी थी 200, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरीबा, बिस्मा एंड कुर्बान। तो याद रखें, अगर आपके पास मेन इक्वेशन जो बनेगी वो मेन इक्वेशन ये है आपके पास। सर कॉपी करने का टाइम दें। चले कॉपी कर लें। साइज में इसका थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको विजुलाइज हो जाए सर। 5 मिनट बहुत है इसको कॉपी करने के लिए। ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर आपके पास दो डायग्राम है, कोई सी भी एक डायग्राम बना सकते हो आप, राइट। ये मैंने इक्वेशन लिखी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता था वर्क फंक्शन के। ईपी का मतलब होता था एनर्जी ऑफ फोटोन। काइनेटिक यानी कि ईपी काइनेटिक एनर्जी, नहीं, ईपी का मतलब है एनर्जी ऑफ फोटोन। फाई एम का मतलब है वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। के डॉट ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैंने एग्जाम्पल दी है। अगर फोटोन की एनर्जी 300 थी और मैटर का वर्क फंक्शन 250 था, तो काइनेटिक एनर्जी बचेगी 50। और फोटो का मतलब होता है फोटोन, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन होती है अ फिनोमिना इन विच ईएम रेडिएशन या फोटोन स्ट्राइक्स ऑन द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट एंड दैट मेटल प्लेट इमिट्स इलेक्ट्रॉन। फिर मैंने इक्वेशन बताई थी, ई पी इज इक्वल्स टू फाइव एम प्लस के डॉट ई। फिर मैंने इन सबका मतलब बताया है। ई पी का मतलब होता था काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, फाइव एम का मतलब होता था वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, और के डॉट ई का मतलब होता था काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद नीचे मैंने आपके पास वर्क फंक्शन की डेफिनेशन बताई है। द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट। 5 मिनट दे रहा हूँ उसको कॉपी करने के लिए। जब हो जाए कॉपी तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा।
जी कर लिया कॉपी। क्या डेफिनेशन थी वर्क फंक्शन की? वर्क फंक्शन की मैंने डेफिनेशन बताई थी आपके पास। द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट। द मिनिमम एनर्जी, ये रही आपके पास वर्क फंक्शन। अगर मैं इसको सेलेक्ट करके साइज इसका बड़ा करूं तो आई कैन राइट तो वर्क फंक्शन क्या चीज होती है? द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एक सेकेंड, जी। द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड, the minimal energy of photon which is required to remove one electron from the surface of metal plate। अगर आप किसी भी मेटल प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट जो होती है, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। अब इसको डिनोट करते थे फाई से। किससे डिनोट करते थे? फाई से। फाई आपने से पहले पढ़ा था ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, फाई से पहले आपने पढ़ा था मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर। तो इसको भी फाई से डिनोट करते हैं वर्क फंक्शन को, मगर फाई के साथ एम लिखते हैं मेटल, और फाई का मतलब वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन ऑफ मेटल का फॉर्मूला बनता था एच एफ नॉट। क्या फॉर्मूला बनता है आपके पास? एच एफ नॉट। इस एफ नॉट को बोल देते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये देखें, फाई बराबर है एच एफ नॉट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन का फॉर्मूला है। वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है फाई बराबर होगा एच एफ नॉट के। किसके बराबर होगा? फाई शुड बी इक्वल्स टू एच एफ नॉट, जिसमें एच का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट और एफ का मतलब होता है आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये देखें, एफ नॉट का मतलब होता था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। जो डेफिनेशन वर्क फंक्शन की थी वही डेफिनेशन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की है, मगर वर्क डन के बजाय वर्ड आ जाएगा मिनिमम एनर्जी का वर्ड था, यहाँ पे आ जाएगा द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो वर्क फंक्शन जो होता था, द मिनिमम एनर्जी ऑफ फोटोन होती थी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट, और ये कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो फाई बराबर होगा एच एफ नॉट। एच एफ नॉट, एफ नॉट का मतलब होता था फ्रीक्वेंसी, मगर कौन सी फ्रीक्वेंसी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी मैं इसके न्यूमेरिकल कराऊंगा तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो फाई बराबर होगा एच एफ नॉट, और आपने पढ़ा था सी इज इक्वल टू एफ लेमडा। तो अगर एफ नॉट आएगा तो इधर लैम्डा नॉट हो जाएगा। इसका मतलब बन जाएगा एफ नॉट के लिए फॉर्मूला बन जाएगा सी अपॉन लैम्डा नॉट। अगर आप इस वैल्यू को उठा के ऊपर वाले फॉर्मूले में रिप्लेस कर दें, तो आपके पास जब आप इस वैल्यू को उठा के यहाँ रिप्लेस करोगे फाई की जगह पे, एफ नॉट की जगह पे, तो फाई का दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। इस लैम्डा नॉट को बोल देते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। और एक चीज़ आपने पढ़ी थी, स्पीड कांस्टेंट होती थी एफ लैम्डा। तो अगर फ्रीक्वेंसी कम से कम होगी तो लैम्डा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड क्या रहती थी? कांस्टेंट। तो आपके पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन होगी द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ फोटोन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो आपके पास मैंने अभी वर्क फंक्शन की बात की है। वर्क फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क फंक्शन? वर्क फंक्शन बनेगा द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। फॉर्मूले दो बनेंगे, फाई बराबर होगा एच एफ नॉट
और फाई बराबर होगा एच सी अपॉन लैम्डा, क्योंकि सी बराबर था एफ नॉट लैम्डा नॉट के, तो एफ नॉट के लिए फॉर्मूला बन जाएगा सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो इसमें एफ नॉट का मतलब कहलाता था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एफ लैम्डा और लैम्डा नॉट का मतलब कहलाएगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या होती है? द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज रिक्वायर्ड टू वन रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल प्लेट। जी, अब और दूं 5 मिनट कॉपी करने के लिए, या कॉपी कर लिया सारा? वर्क फंक्शन अलग चीज़ है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अलग चीज़ है। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगी, क्योंकि स्पीड जो रहती थी लाइट की सेम रहती थी। तो अभी तक मैंने 4 या 5 डेफिनेशन बताई है। पहले डेफिनेशन बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर फिर आपके पास आया वर्क फंक्शन, फिर वर्क फंक्शन के अंदर आपके पास आया थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, फिर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के साथ आपके पास आया थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। 4 डेफिनेशन बन गई है। और फॉर्मूले जो हैं वो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का अलग फॉर्मूला है, वर्क फंक्शन के 2 फॉर्मूले। एक फॉर्मूला था एच एफ नॉट, एक फॉर्मूला था एच सी अपॉन लैम्डा। एच कहलाता था प्लैंक कांस्टेंट, जो आपने पढ़ा था 6.63 टाइम्स 10⁻−34, और लैम्डा कहलाता था आपके पास, नहीं, एच प्लैंक कांस्टेंट था आपके पास 6.63 टाइम्स 10⁻−34। इस इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज़ें, इसलिए जो बात समझ में नहीं आ रही पूछें अभी, हाथ के हाथ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें आप। यमुना एब्सेंट है, हस्तान अहमद खान भी एब्सेंट है। उजैर 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 नजर आ रहा हूँ, उजैर भी एब्सेंट है। जी, यहाँ तक समझ में आ गया आपको? कर लिया कॉपी यहाँ तक, ये बताएं। 3 मैसेजेस आए हैं। हम्म। जी, सोलर पैनल इसकी एग्जांपल है कुरबान साहब। और सोलर पैनल के अंदर जो मेटल इस्तेमाल होती है वो एक्चुअल में मेटल नहीं होती, वो होते हैं पीएन जंक्शन, वो होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल। सोलर पैनल के अंदर जो मेटल चूज करते हैं, तो मेटल से एक अच्छी कैटेगरी कहलाती है आपके पास पीएन जंक्शन, जर्मीनियम और सिलिकॉन। तो जितने भी सोलर पैनल बने होते हैं वो आपके पास किसके बने होते हैं? आपके पास सिलिकॉन या जर्मीनियम के बने होते हैं, क्योंकि इसका वर्क फंक्शन मेटल से भी कम होता है। तो सनलाइट जैसे स्ट्राइक करती है आपके पास, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलने शुरू हो जाते हैं। अब लिखिए एक न्यूमेरिकल इसका जरा, यहाँ तक कॉपी कर लिया पूरा आपने? अच्छा, इस चैप्टर के अंदर जो आपके पास एनर्जीज गिवन होंगी वो आपके पास जूल्स में नहीं गिवन होंगी, वो गिवन होंगी आपके पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। किस में गिवन होंगी आपके पास? इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स।
अब देखिए आपने जो बात की है कि अगर हम इसको बैटरी से अटैच कर दें, अब बैटरी के अंदर दो सिनेरियो हैं। देखो अब जो तुम बात कर रहे थे ना, अब मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपके पास बैटरी से कनेक्शन की जब बात करेंगे, तो अभी तो मैंने इसकी सारी थ्योरी लिखी है यहाँ पे। अब देखें आप जाते हैं थोड़ा सा नीचे, ये एक मैं दिखाता हूँ फोटो सेल। क्या दिखा रहा हूँ आपके पास? फोटो सेल दिखा रहा हूँ मैं। ये एक आपके पास, अच्छा सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं ये एक आपके पास फोटो सेल है। फोटो सेल की एक साइड कॉनकेव होगी और दूसरी साइड पे एक पॉइंटर होता है, ये। और यहाँ से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जारी होती है, ये एक स्ट्रेट लाइन होगी और एक ये स्ट्रेट लाइन होगी। और इसको आप पैक कर देते हैं किसके अंदर? एक वैक्यूम चेम्बर के अंदर। किसके अंदर पैक कर देते हैं? वैक्यूम चेम्बर में। वैक्यूम चेम्बर में इसलिए पैक करते हैं ताकि इसके ऊपर एयर का इम्पैक्ट ना आए। ये मैंने इसको एक वैक्यूम चेम्बर के अंदर पैक कर दिया। इसका मतलब बन जाएगा, अब आपके पास ये पूरा का पूरा क्या बन गया? ये एक फोटो सेल बन गया ये एक फोटो सेल है, राइट। अब मैं उसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ। अब मैं बैटरी से कनेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ लगाता हूँ गैल्वानोमीटर। ये मैंने लगाया गैल्वानोमीटर। अब मैं इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना चाहता हूँ या नहीं चाहता, ये असल कॉन्सेप्ट है। यहाँ से आके आपके पास यूवी रेडिएशन स्ट्राइक करती है। जब यूवी रेडिएशन आके इस पे स्ट्राइक करेगी, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब अगर आप बैटरी के कनेक्शन ऐसे कर दें, ये पॉजिटिव कर दो या नेगेटिव कर दो, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब जितने भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो सारे के सारे पहुंच रहे होंगे। और अगर यही पूरी डायग्राम के अंदर आप बैटरी के कनेक्शन रिवर्स कर देते, अगर मैं आपके पास बैटरी के कनेक्शन क्या कर देता रिवर्स, इस डायग्राम के अंदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा होगा और आपको सारे इलेक्ट्रॉन आपको एनोड तक पहुंचते हुए नजर आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप यही डायग्राम के अंदर बैटरी के कनेक्शन
फोटो सेल और फोटो, आपके पास एक होता था फोटो सेल। तो फोटो सेल क्या करेगा, आपके पास लाइट आके स्ट्राइक करेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल पड़ेंगे। अगर आप एक बैटरी लगा दोगे तो आप इस बैटरी की मदद से इलेक्ट्रॉन को डिपॉजिट कर सकते हो, ताकि ये दिन में भी काम करे और रात में भी काम करे। क्योंकि जब दिन होगा तो आपको किसी किस्म की बैटरी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पैनल को लगाओ, सोलर पैनल को, आपके घर की लाइटें जलने लगेंगी। मगर जैसे जैसे लाइट डिम होती चली जाएगी, आपकी जो करंट का फ्लो होगा वो कम होता चला जाएगा, तो मगरिब के बाद सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। तो इसलिए आपको इस फोटो सेल के साथ एक बैटरी लगानी पड़ती है, ताकि वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो मिल रहे थे आपको दिन के टाइम पे, उसको वो स्टोर कर ले। और जब रात होगी तो जो बैटरी के अंदर पावर स्टोर हुई होगी उसके ऊपर काम कर रहा होगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो अगर तुम बैटरी नहीं लगाते तो गैल्वानो में डिफ्लेक्शन आती रहेगी, जब तक आपके पास फोटोन शाइन होते रहेंगे, जब तक लाइट मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करती रहेगी। जैसे ही लाइट मेटल प्लेट पे स्ट्राइक करना बंद करेगी, देयर इज नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इमिट्स ही नहीं हो होंगे। जब फोटोन ही नहीं आ रहे तो इलेक्ट्रॉन कैसे इमिट्स होंगे। अब आगे बात समझ में। तो तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं, विदाउट बैटरी डिफ्लेक्शन आ रही होगी, विद बैटरी भी डिफ्लेक्शन आएगी, और विद बैटरी डिफ्लेक्शन नहीं भी आएगी। अब वो डिपेंड करता है कि आपने बैटरी किस तरह से लगाई है। ये मैंने डायग्राम जो दिखाई थी, अगर आपके पास पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे आपके पास स्मॉल साइड से, और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करेंगे कॉनकेव साइड से, तो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन भी सरफेस से बाहर निकल जाएगा, आगे भले उसके पास काइनेटिक एनर्जी ना हो, मगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस से ट्रैवल करता हुआ जा रहा होगा। क्या करता हुआ जा रहा होगा? ट्रैवल करता हुआ जा रहा होगा। तो इसका मतलब होगा, अगर आपका वर्क फंक्शन और फोटोन की एनर्जी सेम होती, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाता, मगर उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती। अगर एक मेटल प्लेट से निकालने के लिए 300 मेगा जूल्स चाहिए थे, और आपके पास जो फोटोन है उसकी एनर्जी भी 300 मेगा जूल्स है, तो 300 मेगा जूल्स जो होंगे वो तो कंज्यूम हो जाएंगे किसके अंदर? सरफेस को मेटल सरफेस तक लाने के लिए, मेटल को, इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने के लिए। अब सरफेस पे पहुंच के उसकी काइनेटिक एनर्जी हो चुकी होगी जीरो। उसका मतलब होगा आगे जो ट्रैवल करेगा वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा होगा। क्या यहाँ तक बात समझ में आई पूरी? मैं तुमसे कह रहा था, इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो एनर्जी मेजर होगी, वो मेजर होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में या मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। क्या आपको रिलेशन पता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का रिलेशन क्या होता था? नहीं पता तो लिखो। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, 1 EV। ईवी का मतलब है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कितने जूल्स होते थे? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में जो जूल्स होते थे, ये कन्वर्जन कहलाती है, और ये आपको पता होनी चाहिए। यादें किसी को भूल गए? 1 EV बराबर होता था 1.6 टाइम 10⁻⁻19 जूल्स के। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की अगर आप बात करें तो बराबर होता था 1.6 टाइम 10⁻⁻13 जूल्स। ये दो कन्वर्जन्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपको याद होनी चाहिए। पहली कन्वर्जन ये, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कितने जूल्स होते हैं, और दूसरी कन्वर्जन आपके पास ये है कि एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कितने जूल्स होते हैं। तो दोनों कन्वर्जन्स आपको याद होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाली भी और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स वाली भी। अब लिखो एक न्यूमेरिकल। द एनर्जी द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी कह रहा हूँ मैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इज 350 मेगा hertz. The frequency of photon is 350 megahertz, and threshold
frequency is 200 megahertz. Calculate first part. Calculate first part. Work function of metal in MeV. Second part, energy of photon. Third part, kinetic energy of electron. Fourth part is speed of electron. चार पार्ट है, 5 मिनट है करने के लिए. साइज में इसका बड़ा कर देता हूँ आपके पास. The frequency of photon is 350 megahertz and the threshold frequency is 200 megahertz. ये बात एग्जामिनर ने आपको बता दी है. तो अगर आपके पास ये दो बातें पता है तो एग्जामिनर बोलता है कैलकुलेट करो. क्या क्या कैलकुलेट करो? वर्क फंक्शन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी ऑफ फोटॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये चीजें आपने करनी थी कैलकुलेट. एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ. जो जो चीजें ना पता हो मुझसे पूछ लेना. कौन कौन सी चीज आपको नहीं पता? क्या आपको प्लैंक कांस्टेंट पता है? याद है या भूल गए? कॉपी खोलो, देखो लिखा होगा. आपके पास प्लैंक कांस्टेंट होता था एच. तो आपके पास जो एच बराबर होता था वो बराबर होता था एच बराबर था 6.63 टाइम्स 10 पावर -34 जूल सेकेंड. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता था 9.11 टाइम्स 10 पावर -31 kg. एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था 1.6 टाइम्स 10 to the power -19 कूलम. और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे कितने जूल्स होते हैं ऊपर लिखा हुआ है. बताइए मुझे क्या आंसर आएगा. 5 मिनट दे रहा हूँ मैं, तस्वीर खींच के व्हाट्सएप करो. हरी अप.
जी, क्या आंसर आया? पहला आंसर। तो जो पहला आंसर आ रहा है वो आया है कुर्बान का 8.3 टाइम्स 10⁻13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। पहला आंसर था वर्क फंक्शन 8.3 टाइम्स 10⁻30। चेक करते हैं, वर्क फंक्शन निकालने का फॉर्मूला होता था, वर्क फंक्शन निकालने का फॉर्मूला था फाइव। फाइव बराबर था एच एफ नॉट के। तो एच है 6.63 टाइम्स 10⁻34 मल्टीप्लाई बाय एफ नॉट। एफ नॉट बता दिया है आपको 200, अगर 200 के साथ इंटू 10⁻6 है, तो जब मैं आपके पास 6.63 को, एक सेकेंड कैलकुलेटर,
हाँ कैलकुलेटर नहीं किया था मैं अपना, चेक करें सर आप, ये आंसर आ रहा है 6.63 टाइम्स 10 पावर -34 मल्टीप्लाई होगा आपके पास 200 टाइम्स 10 पावर 6 से, तो 1.326 10 पावर -25। तो इसका आंसर जो जूल्स में आ रहा है फाइव का, वो आंसर है 1.326 इंटू 10 टू द पावर 25 जूल्स, -25 जूल्स। इसका मतलब बनेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए किससे, 1.6 टाइम 10 टू दी पावर -13 से। जब मैं डिवाइड करूंगा 1.6 टाइम्स 10 टू दी पावर -13, तो मेरा आंसर हो जाएगा 8.2। 8.2 आ रहा है मेरा आंसर, तो एक सेकंड, 8.29 सही है, 10 टू दी पावर -13 सही था कुर्बान आंसर। तो आंसर आ जाएगा फाइव निकालने का आपके पास 8.2, 8.3 कर दो इंटू 10 टू दी पावर -13, तो फाइव आपके पास आ जाएगा 8 पॉइंट, ओके एक मिनट शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। तो आंसर आपके पास आ गया 8.3, 8.3 टाइम्स 10 टू दी पावर -13 माइनस -13, और आंसर आ रहा होगा किसी रूप में आपके पास, सही आंसर। तो फाइव का आंसर मैं लिख सकता हूँ, फाइव जो आ रहा होगा वो आ रहा होगा 8.3 टाइम्स 10 टू दी पावर -13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकंड पार्ट था एनर्जी ऑफ फोटॉन। 2.3 टाइम्स 10 टू दी पावर -25, बिल्कुल सही है, एच एफ लगा दिया आपने। तीसरा पार्ट करो, करिए। क्या सिर्फ कुर्बान कर रहा है, बाकी सब सो रहे हैं क्या? जी जुनैद साहब, उजैर, सबा, हरीबा, एहसन, आदिल, तीसरे पार्ट का आंसर बताएं। दो पार्ट के आंसर कुर्बान ने बता दिए, वर्क फंक्शन बता दिया है, एनर्जी बता दी है, काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रॉन। सेकंड पार्ट कैसे होगा? सेकंड पार्ट में एग्जामिनर ने पूछा एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था, एच एफ। क्योंकि आपने जब पहला टॉपिक पढ़ा था क्वांटम का, तो उसमें आपने एनर्जी के दो फॉर्मूले पढ़े थे। एनर्जी का पहला फॉर्मूला होता था एच एफ, और एक होता था एच सी अपॉन लैम्डा। तो सेकंड पार्ट की अगर मैं बात करूंगा, तो सेकंड पार्ट को मैं ब्लैक से सॉल्व कर देता हूँ। तो सेकंड पार्ट के लिए एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला होता था एच एफ और एच सी अपॉन लैम्डा।
अब यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन निकालनी है। प्लैंक का 6.63 टाइम्स 10 पावर -34 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी। अब आप फ्रीक्वेंसी लेंगे फोटोन की, विच इज 350 इंटू 10⁻6। सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। एनर्जी का आंसर आ गया जूल्स में। हाँ, एच की वैल्यू पेपर में गिवन होती है। एच की वैल्यू याद करने की जो होती है, पेपर में गिवन होगी एच की वैल्यू प्लैंक कांस्टेंट के नाम से। सेकंड पार्ट ऐसे हो जाएगा। अब बताए थर्ड पार्ट कैसे करेंगे। तो सेकंड पार्ट का जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा आपके पास 6.63 को 6.63 टाइम्स 10⁻, 6.63 टाइम्स 10⁻-34 जब मल्टीप्लाई होगा 350 इंटू 10⁻6 से। 6.63 times 10⁻-34 is multiplied by 350 times 10⁻6. So your answer becomes 2.3। मेरा तो आंसर ये आ रहा है, आप लोग का क्या आ रहा है? मेरा आंसर आ रहा है एनर्जी का 2.3 टाइम्स 10⁻-25। 10 की पावर आ रही है -25, -25 जूल्स। ये आ गए फोटोन की एनर्जी। जी, थर्ड पार्ट मैंने पूछा था आप लोगों से, किसका आंसर आया? पार्ट 2 माइनस पार्ट 1 फॉर थर्ड पार्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। पार्ट 2 में से पार्ट 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, थर्ड पार्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब बनेगा आपके पास काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला जो होता था वो बन जाएगा EP -φm बराबर होगा काइनेटिक एनर्जी के। तो EP तो तुम्हारा 2.3 टाइम्स 10⁻-25 आ रहा था, माइनस वर्क फंक्शन तुमने कितना निकाल लिया था? वर्क फंक्शन तुमने निकाला था 1.32 टाइम्स 10⁻-25। तो जब 2.3 में से माइनस करेंगे 1.32, आंसर बन जाएगा 0.98 टाइम्स 10⁻-25 जूल्स। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। That is the kinetic energy of the electron. बिल्कुल सही कह रहे हो। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हाफ एम वी स्क्वायर इस्तेमाल कर देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास पता थी, फॉर्मूला था हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी थी 0.98 टाइम्स 10⁻-25 बराबर होगा हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 टाइम्स 10⁻-31 होता है। कितना होता था आपके पास? हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ चुकी है। अब इस काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए आप फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास दोगे 9.11 टाइम्स 10⁻-31 और इनटू स्पीड स्क्वायर। तो जब आप v को सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर बन जाएगा कुछ 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8 टाइम्स 10⁻। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूंगा डेसिमल को तो ये बन जाएगा -25।
9.8 अगर मैं डेसिमल शिफ्ट करूंगा तो -26 हो जाएगा। तो 2 होगा ना मल्टीप्लाई 0.2 2 मल्टीप्लाई बाय दिस and divided by 9.11 times 10 to the power -31। सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आ रहा है। ऐसे करना तो स्पीड आ रही होगी आपके पास 462 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड का आंसर आ रहा है 4। कुर्बान का आंसर आ रहा है 462 मीटर पर सेकंड। अब आप लोग चेक करें आपका क्या आंसर आ रहा है। रुको मैं अटेंडेंस कर लूँ तुम लोग की। अफराज अटेंडेंस बोलनी है। हसीब शाहिद प्रेजेंट। एब्सेंट था। हस्तान अरशद एब्सेंट। उजैर प्रेजेंट। हसनैन हसनैन खान जुनैद प्रेजेंट। हसनैन खान ने भी कहा है प्रेजेंट है। प्रेजेंट हसनैन खान। हसीब शाहिद भी प्रेजेंट है। एक सेकंड, हसीब शाहिद भी प्रेजेंट है। देखो हसीब, मैंने शायद तुम्हारी एब्सेंट में लगा दी। एक सेकंड रुको चेक करना। हसीब रिदा प्रेजेंट थी। अली सिद्दीकी प्रेजेंट थे। सरफराज सरफराज साहब प्रेजेंट थे एब्सेंट थे। हमदान नदीम प्रेजेंट थे। बाद वाली क्लास में नहीं होते शायद। सलीना इज एब्सेंट। नमीर फैसल इस सेक्शन में। अम्माद सुहेल इज प्रेजेंट। यमुना इज एब्सेंट। सफ़ान मोहसिन इज प्रेजेंट। अरीबा इज प्रेजेंट। Hassan Adil is present. Hassan Khan is absent. Mustafa Naeem is absent. Bisma is present. Mohammad Qurban is present. Sabah is present. दो मैसेज किस किस के आए हैं? हमदान नदीम मैं प्रेजेंट हूँ। हाँ सही है। हसनैन खान भी प्रेजेंट है। सही, हमदान प्रेजेंट लगाई तुम्हारी। हसनैन खान की एब्सेंट लगाई, तुम्हारी भी प्रेजेंट है। सबा इज प्रेजेंट। हसीब शाहिद की प्रेजेंट लगा दूँ बस ऊपर। हसीब शाहिद हसीब शाहिद। सरफराज इज एब्सेंट। सलीना इज एब्सेंट। हस्तान अरशद। हसीब शाहिद इज प्रेजेंट। ठीक है जी, रखें इसमें तक। ओके जी, खुदा हाफिज। रखते हैं आज की क्लास।